अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। पहले तो आज आपको बताएंगे कि क्या कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है या नहीं, क्योंकि अभी अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो खबर आई है कि एनओसी एक दफ़ा फिर से मनसूख कर दिया गया है, जो कि पहले इजाज़त दे दी गई थी डीसी इस्लामाबाद की तरफ से। इसके ऊपर थोड़ी तफसील बताते हैं कि जलसे से क्यों खौफजदा हो गई है ये हुकूमत एक दफ़ा फिर से। इसके साथ साथ जो 190 बिलियन पाउंड केस है उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है और ख़बरें ये आ रही हैं कि उसमें जनाब कुछ बड़े अहम गवाह बुला लिए गए हैं। तो क्या उन गवाहों के हालात व वाक़यात हैं, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज जो मानसरा में जलसा हुआ है पीटीआई की तरफ से, उसके ऊपर भी बात हो रही है। अच्छा जलसा था, अली अमीन की बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर, लेकिन क्या सिर्फ तकरीर ही रहेगी या इसमें हमें कोई नज़र आएगा कि वो अमली तौर पे भी कुछ करें, क्योंकि अब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस तो बहरहाल उठ रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली बयानात ज़रूर शोला बयां किस्म के दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम अमली तौर पर देखें तो फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ वो कर नहीं पा रहे जिससे लगे कि वो बहुत कोई दबंग किस्म के और बड़े कोई मुश्किल पैदा कर रहे हैं इस सारे रजीम के लिए। तो शहरयार आफरीदी साहब को एक बड़े तनकीद का सामना करना पड़ा है, उसकी वजह क्या है उस पर बात करते हैं और फिर उसके बाद ये भी जिक्र करेंगे कि बरतानिया के जो इंतखाबात हैं उसमें क्या हुआ है। तो काफ़ी कुछ है जी आज के इस वीलॉग में। और सॉरी, एक बात बड़ी अहम खबर बताना भूल गई कि जी आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ऊपर भी आपको तफसीली अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी सबसे पहले इस पर बात करते हैं। आज इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की, बड़ी इंपॉर्टेंट, और इस गुफ्तगू में उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दी, जिसके बाद मैं नोटिस कर रही हूँ कि काफ़ी जो उनके फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो बड़े जज्बाती हुए हैं और काफ़ी उनकी तरफ से जज्बाती किस्म के बयानात आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इमरान खान साहब इस तरफ गए तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने जा रहा है। आज मैं अलीमा खान साहिबा का भी ट्वीट देख रही थी, उन्होंने भी कहा कि अगर इस तरफ सिचुएशन जाती है और इमरान खान को भूख हड़ताल करनी पड़ती है तो इस सूरत में किसी भी तौर ऐसा नहीं होगा कि हम उनको मरने के लिए छोड़ दें, बल्कि इसके ऊपर हम पूरा रिएक्शन देंगे। और लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर अडयाला में भूख हड़ताल होगी तो फिर उसके बाद पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। ये याद रखिए, ये इतनी आसान बात नहीं होगी। तो ये एक बहुत दबंग किस्म की धमकी है इमरान खान साहब की तरफ से। और मैं सोच ये रही थी कि वो बंदा अंदर जेल में बैठा ललकार रहा है और बाहर के लोग जो हैं वो मिनमिना रहे हैं, तो क्या अजीब सूरत हाल है। लेकिन हर रोज़ जब भी उनकी मीडिया से बात होती है, कुछ भी चीज़ें वो लेकर आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बैठा अंदर अकेला शख्स जेल में भी नई नई स्ट्रैटेजीज भी बना सकता है और उसके पास कितनी क्लैरिटी है अपनी चीज़ों को लेकर के। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन खान साहब और बाकी लीडरशिप। बहरहाल अब देखते हैं जी उनके इस भूख हड़ताल वाले मामले के बाद क्या होता है। लेकिन एक मैसेज उन्होंने ज़रूर दिया और वो मैसेज है कि ख़ास तौर पर कल का जो जलसा है इस्लामाबाद का तरनौल, उसके जलसे में सब लोग शिरकत करें। और इसमें हुआ ये है जनाब कि जैसे ही उनकी तरफ से ये अरेंजमेंट्स किए जा रहे थे, अगरचे हुकूमत ने इजाज़त भी दे दी, डीसी इस्लामाबाद ने खुद इजाज़त दी, लेकिन इसके बाद भी उनकी जो हरकतें हैं तंग करने वाली वो ख़त्म नहीं हुई। और आज शाम को अचानक 8 बजे ये बताया गया कि जी ये मनसूख कर दिया गया एनओसी इजाज़त देने का। और वजह उसकी बताई जा रही है कि जी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इदारों की तरफ से जो थ्रेट मौसूल हुए हैं, कि जी थ्रेट लेटर्स मौसूल होने के बाद जो इदारों की रिपोर्ट्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो एनओसी है वो मनसूख किया जा रहा है। मुहर्रम भी शुरू हो रहा है, ये वो हालांकि मुहर्रम तो भी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरा एक तरीकाकार जो पुराना है इनका, उसी के मुताबिक इन्होंने इसको जो है कर दिया जी एनओसी को मनसूख। इसके बाद अब हुआ क्या, इसके बाद अब ये हुआ है जनाब कि पीटीआई ने फिर भी ये ऐलान किया है कि जलसा तो हर सूरत होगा ही, और इंतज़ामात वो स्टिल कर रहे हैं, अपनी तैयारियां वो जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने क्या किया कि जनाब आमिर मुग़ल साहब जो कि इस्लामाबाद के हेड हैं पीटीआई के, उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और उनके भाई हैं, अच्छा अब ये दोनों बंदे जो हैं ये कोई सियासी तौर पर उस तरह मुतहरिक नहीं है, लेकिन ये रिजवान साहब हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर, इनको भी अगवा कर लिया है। इनके बारे में भी पीटीआई का क्लेम यह है कि ना सिर्फ इनको बल्कि इनके भाई को भी उठा लिया गया है और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। तो ये जो उठाए जाने वाली पॉलिसी है ये हमें कंटिन्यू होती यहाँ पर नजर आ रही है।
इसके साथ साथ क्रेन ड्राइवर का भी एक रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्रेन ड्राइवर को भी इवन गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस किस्म की तरफ से भी हरकतें की जा रही हैं और उसके साथ साथ फिर एनओसी मनसूख करके एक वाजे मैसेज ये दिया गया है खौफ व हरास का, कि जिससे ये लोगों को मैसेज जा सके कि जी कल पता नहीं जलसा होगा या नहीं होगा, अगर कल गए तो पता नहीं कोई हमें भी पकड़ लेगा कि हम जलसे में क्यों जा रहे हैं। तो ये जानबूझकर इसका सारा जो एक माहौल है वो खौफ का बनाया जा रहा है ताकि लोगों की शिरकत को किसी भी तरह मैनेज किया जा सके। अब इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहली इंटरेस्टिंग बात ये कि जो आज मानसरा का जलसा था, अगरचे मैं ये समझती हूँ कि ये एक छोटा जलसा था। छोटा मीन्स कि इन्होंने जो एरिया ही कवर किया हुआ था पंडाल के लिए वो बहुत छोटा एरिया था, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था। हालांकि अगर इससे बड़ा एरिया भी होता तो यकीनन लोग उसमें भी आ जाते, लेकिन बहरहाल जितना भी ये एरिया था उसमें जो क्राउड मौजूद था वो बहुत चार्ज था। जो उससे माहौल बना है मानसरा के जलसे से, उसने यकीनी तौर पर एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, क्योंकि ज़ाहिर है कल जो इस्लामाबाद का जलसा उसमें खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़िले आएंगे जो यहाँ पर शामिल होंगे। तो उसकी वजह से आज ये एक मुतहर्रिक करने के लिए जो मानसरा का जलसा था ये बड़ा अच्छा जलसा था इस लिहाज से। अगरचे इसमें हम देख रहे थे कि लीडरशिप सारी मौजूद थी, मेन लीडरशिप जो पीटीआई की, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब भी यहाँ पर खुद खिताब के लिए आए। तो एक तो ये इनकी तरफ से किया गया, और फिर अब हुआ ये कि जो इस्लामाबाद में अभी सिर्फ लग रहे थे इंतजामात, कंटेनर, स्टेज वगैरह ये वो, और वहाँ पर अभी से ही काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुन पीटीआई के मौजूद थे, आम लोग भी देखे जा सकते थे। तो आज ही रात से वहाँ पे ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया कि जिसके बाद हुकूमत को थोड़ी फिक्र लाहक हो गई कि जनाब ये काम कहीं हाथ से ना निकल जाए। अगर एक महदूद क्राउड से ज़्यादा क्राउड यहाँ पर जमा हो जाता है तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा, और ये ना हो कि वो तहरीक जो अभी तक हुकूमत पीटीआई को शुरू नहीं करने दे सकी अभी तक, यानी उसने रोक के रखा है कि पीटीआई कोई तहरीक उस तरह से जानदार शुरू ना कर सके, यानी जलसों वाले हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि मोमेंटम ना बन सके। तो वो मामला उनको खौफ ज़दा कर रहा था कि अब ये ना हो कि वो सारा जो इनका एक पूरा प्लान है उसको ख़त्म होना पड़े और फिर हम देखें कि लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो जाए। तो इस खौफ की वजह से जो है हुकूमत ने एनओसी एंड टाइम पे मनसूख कर दिया, और साथ में इसका दूसरा मकसद यही था कि लोगों को ये मैसेज जाए कन्फ्यूजन का, डर का, खौफ का, कि लोग खुद ही इसमें शामिल ना होने जाएं। लेकिन अब ये देखना होगा कि कल कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, क्योंकि अगर बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं इन तमाम खौफ को शिकस्त दे के तो फिर इसका बहरहाल एक इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। इसको अब हम कल ही सही तौर पर एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन पीटीआई का आखिरी पैगाम यही है कि जी जलसा अब हर सूरत होगा, भले एनओसी दिया नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप हुकूमत की दीदा दलेरी देखें कि आपने ये सारा मामला अदालत के कहने पर किया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस केस को हेयर कर रहे थे और उन्होंने अपने सामने सारे मामलात इनके निपटाए हैं, और उसके बाद ये जो इजाज़त मिली और सब कुछ हुआ, ख़ुद डीसी ने अपनी मर्ज़ी से फिर जब इजाज़तनामा दिया तो इस मामले को रफ़ा दफ़ा किया गया। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इतनी इन लोगों में दलेरी आ गई है कि ये अदालत के किसी भी हुक्म की परवाह नहीं करते, उनके फैसलों को ये जूते की नोक पर रखते हैं। यही हमने देखा था इमरान रियाज साहब वाले मामले में भी, कि इमरान रियाज भाई को भी हर तरफ से जब क्लियरेंस मिल गई तब वो गए एहराम पहने हुए एयरपोर्ट पर, लेकिन फिर भी अदालतों के फैसलों के बावजूद भी उन्हें एहराम में गिरफ्तार कर लिया गया था और नहीं जाने दिया गया था। अब यही सूरत हाल देख लें कि अदालत का फैसला मौजूद, सब कुछ ओके करके हुकूमत की मन मर्जी के मुताबिक फिर इन्होंने जानबूझकर बीच में ये किया, और इन्हें कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कल को ये मामला जो है वो फिर अदालत में जाएगा तो फिर कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये होता है जब आपके पीछे ताकतवरों का हाथ हो तो फिर आप किसी आइन, कानून, अदालत के फैसले को खातिर में नहीं लाते। तो ये सूरत हाल में आज भी दिखाई दे रही है। बहरहाल पीटीआई को तो ये देखना होगा कि ये सूरत हाल तो फिर बरकरार रहेगी, तो क्या फिर आप इसी तरह हाथ बांधे पीछे खड़े रहेंगे, या अल्टीमेटली आप इसको किसी भी तरह चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं। ये एक अब अहम सवाल है जिसका जवाब कल मिलेगा। दूसरी तरफ जनाब आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की है तो उन्होंने भी बड़ी ज़ोरदार किस्म की तकरीर की, और उन्होंने कहा कि एक दफ़ा इमरान खान तुम हमें आने का बोलो तो सही, फिर देखो हम भी अपने दिल के अरमान पूरे करते हैं। यानी कि उनका इशारा इसी बात की तरफ था कि जो बार बार बात हो रही है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाए, एक बड़े एक पूरे उसके साथ लश्कर के साथ जाया जाए, तो उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब आज बात कर रहे थे। बड़ी ज़ोरदार तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा भी गद्दार था और जो बाजवा की तरह एक्ट करेगा मैं उसको भी गद्दार कहूँगा, और
جیسے پہلے بھی جذباتی خطاب کرتے ہیں تو اسی طرح کا ایک علی امین صاحب کا یہ بھی خطاب تھا، لیکن سوال وہی کہ آپ خطاب تو پہلے بھی اس طرح کے کر رہے ہیں علی امین صاحب، لیکن صورتحال کیا ہے صوبے میں؟ صورتحال یہ ہے کہ آج بھی آپ اپنی مرضی کے آئی جیز، سیکرٹریز اور بہت سے جو آفیسرز ہیں وہ تعینات نہیں کر سکے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے بہت سے رہنماؤں کے اوپر ایف آئی آریں ہیں جو آپ ختم نہیں کروا سکے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے صوبے کے اندر بھی ایون یہ واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ابڈکٹ کیا گیا، آپ کی پارٹی کے کارکنان کو ابڈکٹ کیا گیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بہت مؤثر حکمت عملی کے ساتھ سامنے نہیں آ سکے۔ تو ابھی تک بھی ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اتنے ہی دبنگ آپ کے اقدامات بھی ہوں گے یا نہیں۔ تو دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی آج یہ بات کہی جیل میں کہ اگر یہ مقدمات وغیرہ ہوتے ہیں غداری کے اور اداروں کے خلاف اکسانے کے، تو پھر علی امین گنڈا پور کو بھی میں کہوں گا، انہیں بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ پھر نون کے اوپر بھی آپ مقدمات کریں جو کہ خیبر پختونخوا میں۔ تو اب اس کے اوپر آپ پھر دیکھیے کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب پھر ایک مشکل میں پڑ جائیں گے اور ان کا ایک امتحان ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب کی بات وہ مانیں گے، یا دوسری طرف وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیا کرے گی، حکومت ان کے ساتھ کیا کرے گی، ان کے مسائل اور بڑھ جائیں گے۔ تو کیونکہ وہ ایک طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل بھی کر رہے ہیں، ڈیل مینز کہ ان کے ساتھ ظاہر انہیں معاملات کے لیے بات چیت اور رابطہ رکھنا پڑتا ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک پریشر ہے، پارٹی ورکرز کا بھی ہے، اور پھر خان صاحب جس طرح سے ایک ایگریسو ہمیشہ اپروچ کے ساتھ موو کرتے ہیں، تو وہ بھی چیزیں ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کافی چیلنجنگ ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ واقعی کیا ایسا کوئی مقدمہ بغاوت کا کر سکتے ہیں پی ایم ایل این کی قیادت کے خلاف، کیونکہ خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ دیکھیے مریم کے بھی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، نواز شریف کے بھی سٹیٹمنٹ موجود ہیں، تو ان کے اوپر تو پھر بڑی زبردست کارروائی ہو سکتی ہے اگر یہ آپ نے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے۔ تو آج جیسے خان صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی ہے، اور آرمی چیف کا نام لے کر انہوں نے بات کی کہ جو آرمی چیف نے ان کے ساتھ کیا ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ، اتنا برا حال ان کا کر دیا ہے، یہ تو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی خوفناک بات کی ہے انہوں نے پی ایم ایل این کے لیے بھی، کہ انہوں نے بیسکلی اس کانٹیکس میں بات کی ہے کہ جب آپ بالکل لیٹ جاتے ہیں، آپ سویلین سپرمیسی کے نعرے تو لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور یہ سب چیزیں، لیکن اس کے بعد جب آپ ڈیلز کرتے ہیں تو پھر آپ کی سیاست جو ہے وہ کہیں کی نہیں رہتی، اور یہی صورتحال اس وقت ہمیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے نظر آ رہی ہے۔ کہنے کو تو وہ اقتدار میں ہیں، لیکن عوام کے ساتھ ان کا رابطہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور لوگ ان کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ تو اس کانٹیکس میں خیر خان صاحب یہ بات کر رہے تھے۔ اب جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جو آپ کا جی 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس میں آج اہم کارروائی ہوئی ہے، اور اب پرویز خٹک صاحب سابق وزیر اعلیٰ اور ساتھ میں کیبنٹ ممبر، اعظم خان صاحب جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، اور زبیدہ جلال صاحبہ جو کہ وزیر تھی عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں، ان کو بھی گواہی کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ اور یہ جو سارا سیکریسی سے کیا گیا تھا، ایک انویلپ کے ساتھ جناب منظوری لے لی گئی بغیر کھلے انویلپ، اور یہ وہ ساری کہانی، تو اس کے حوالے سے اور یہ ساری چیزوں کے حوالے سے اب ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ آج علی امین گنڈا پور صاحب نے پرویز خٹک صاحب سے یہ ضرور کہا ہے، ان کو بلکہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر جھوٹی گواہی دی تو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھنا ہوگا، انٹرسٹنگ ہوگا یہ بہت ویسے، کہ اگلی پیشی پہ پرویز خٹک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، اور کیا گواہی دیتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور پھر وہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہوگا۔ تو یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہوگی۔ اعظم خان صاحب تو شاید میرا نہیں خیال ہے کہ بہت عمران خان صاحب کے خلاف بیان دیں، لیکن زبیدہ جلال صاحبہ بالکل دے بھی سکتی ہیں، نہیں بھی، لیکن یہ انٹرسٹنگ ہوگی اگلی ہیئرنگ، تو لیٹس سی کہ اس دن کیا ہوتا ہے۔ آخر میں جناب تھوڑی بات کرتے ہیں کہ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ کیوں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں ویسے اللہ ہی ان کا حافظ ہے، کہ ایک طرف انہوں نے اتنا ظلم اور جبر برداشت کیا، اور نظر آتا تھا ان کی فیملی کے حوالے سے بھی بڑی خبریں ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا، انہوں نے خود قومی اسمبلی کے فلور پر بتایا۔ اور دوسری طرف وسیم بدامی صاحب کے شو میں ایک سوال کے جواب میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ بات انہوں نے پہلے بھی کی تھی، اور وہ کہتے کہ میں آج بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوں۔ تو اس کے اوپر ان کے اوپر سوشل میڈیا پر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے، اور سب اس پہ ظاہر ہے کہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی
अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आई, इतनी आपने मार खा ली है, इतना कुछ आपके साथ हो गया, और अभी भी आप ऐसा लग रहा है कि वहीं इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में जाके गिरना चाहते हैं, अभी भी आप उनको बाप बनाना चाहते हैं। बस कर दें अब। और लोग बहुत गुस्से में थे और कहने लगे कि जी आर्मी चीफ जो है वो तो आपका 22 ग्रेड का एक ऑफिसर है, जस्ट एक मुलाजिम है रियासत का, और आपने उसको इतना बाप बाप बनाकर ऐसा कोई बना दिया है शख्सियत के, उसके बाद अब जिस तरह जो चाहे आपके साथ होता रहा है वो आपने खुद देखा है। तो मेरा ख्याल है कि अजीब सी बात है ये कहने में भी। अब वाकईतन मेरा ख्याल है ये एक बड़ी जेन्युइन तनकीद भी हो रही है शहरयार आफरीदी साहब पे, कि चाहे वो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स हों पहले उन्होंने जो दिए हुए हैं, चाहे उनके पार्टी के और लीडर्स के हों, लेकिन जब आपने एक ठोकर खा ली है तो कम से कम अब तो समझ जाएं आप लोग कि अपनी सिविल सुप्रीमेसी की जब आप बात करते हैं, हकीकी आज़ादी की जो आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतनी मारें भी खा रहे हैं, जिसके लिए जेल भी काट रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर आप इस किस्म का वीक आर्ग्यूमेंट देंगे और वीक इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो फिर उसके साथ क्या समझा जाए? कि इसका मतलब है कि आपको असल मसला अभी भी सिर्फ ये है कि आपने वाकई जाके इस्टेब्लिशमेंट के पाँव में बैठना और वो बैठने नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है अपनी कुर्बानियों को इस तरीके से ज़ाया नहीं करना चाहिए, और जो अभी तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनकी तौहीन नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें करके। अपनी बातों में मैच्योरिटी लानी चाहिए, और जो आइन और क़ानून की बात है आप वो करें। सिर्फ हम ये नहीं कहते कि किसी की तज़ीक हो, तौहीन हो, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा की तरह जो एक सियासत का हमारा वतीरा रहा है कि कबूलियत कबूलियत, और उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि जी गुड बुक्स में आ जाए सेम पेज, और फिर जब आपको पीछे से वार होता है तो फिर आप लोग रोते हैं। तो यही चलाते रहना है या इससे आगे सीखना है कुछ और इससे आगे निकलना है? तो बिल्कुल जेन्युइन मेरा ख्याल है इन पे जो तनकीद हो रही है वो शायद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर ही दे आफरीदी साहब का। वैसे हैरत की बात है, अगर अभी तक भी 2 सालों में भी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ तो अब मजीद क्या वैसे होगा, क्या इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ज़रूर हुई है जी आज, और उसमें एक दफ़ा फिर से डिजिटल दहशत गर्दी के हवाले से बात की गई है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की भी बात की गई है कि मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है, और अज़्म इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान के लिए आगे उसके जो मुस्तक़बिल को सिक्योर करने के लिए कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर सारी डिस्कशन हुई है। अब इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं उससे निमटने के लिए पूरी तरह से हम आगाह हैं, और ख़ास तौर पर जो एक बैरून मुल्क से डिजिटल दहशत गर्दी की जा रही है जिसके तहत मुतनफ़र किया जा रहा है आवाम को, उसके ऊपर भी हम बिल्कुल विजिलेंट हैं और हमें पता है कि ये क्या साजिश है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि जी हम बिल्कुल देख रहे हैं सारे मामले को और इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर पता नहीं मेरे सामने से तो ये नहीं गुजरी, एलामिया में कोई ऐसी चीज़ हो सकता है मैंने मिस ना कर दी हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कि आज कोई ख़ास 9 मई का जिक्र हुआ हो या कोई इस तरह की बात हुई हो कि जी जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी या कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। मेरा ख्याल है कि आज इस तरह का कोई जिक्र कम से कम एलामिया की हद तक तो नहीं था, अंदर बात हुई हो तो मुझे पता नहीं है। इससे पहले समी इब्राहिम साहब भी एक दिन अपने वीलॉग में ये बात बता चुके हैं कि अब 9 मई का वो तज़किरा वहाँ पे नहीं होता। तो बहरहाल ये जी सारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की कहानी थी। अभी भी बहुत से लोग हैं चाहते हैं कि 9 मई का जिक्र लाइव रहे, और उनको लगता है कि इसी के पीछे ही पीटीआई को मार पड़ती रहेगी और उनका काम आसान रहेगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर अभी तक तो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके जो रियासत चाहती थी। बहरहाल लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। बरतानिया के इंतखाबात की फिर बात रह गई, लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उनके वज़ीर आज़म थे जिनके बारे में ख्याल था कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो फिर से जीत जाएगी और भारी अक्सरियत से जीतेगी, तो यहाँ पे भी बरतानिया में भी लोगों ने बिल्कुल काम उल्टा के रख दिया है जी। और वहाँ पर अब जो हुक्मरान वज़ीर आज़म थे उन्होंने अक्सरियत खो दी, अब वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। देखिए लेकिन वहाँ पे आपको डेमोक्रेसी को देखने समझने और उसको प्रेज़ करने को दिल चाहता है। कोई फॉर्म 47 नहीं वहाँ पे आया, कोई वहाँ पे हमने नहीं देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत गिराने की मुदाखलत करने की कोशिश की हो, जानबूझ के किसी को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाया जा रहा हो। कोई हमने नहीं देखा कि वहाँ पर जनाब किसी पार्टी का निशान छीना गया हो, किसी को जलसे जुलूस से रोका गया हो। कोई हमने नहीं देखा किसी के कागजात नामजदगी छीने गए हों। कोई हमने नहीं देखा कि इंटरनेट बंद कर दिया गया हो एंड पोलिंग डे पर। कोई हमने इस किस्म की हरकतें नहीं देखी कि जनाब कोई बैलेट बॉक्स के डब्बे उठा के इधर उधर ले गया, ठप्पे पे ठप्पे लग रहे हैं। तो देखिए वो है डेमोक्रेसी बेसिकली, जहाँ पे कोई उनका एक रिटन लिखा हुआ आइन, कोई दस्तूर भी मौजूद नहीं है, लेकिन रूल्स हैं, वैल्यूज़ हैं जिनको वो फॉलो करते हैं।
اور یہاں ہمارے لکھے ہوئے آئین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی اوقات کیا بنا دی گئی ہے، جس کو عامر کہتا ہے کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جس کو میں جیسے چاہے اٹھا کے پھینک دوں، پھاڑ دوں. تو یہ ڈفرینس ہے ڈیموکریسی میں اور آپ کی آمریت میں. آپ کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لکھ دینے سے آپ جمہوریہ نہیں ہو جاتے جب تک آپ کے ملک میں ڈیموکریسی کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے. وہاں آپ دیکھیے کہ جو ہارا ہے وزیر اعظم، اس نے اپنی ہار بھی قبول کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ بھئی سوری میں نہیں ڈیلیور کر سکا، میں اپنی پارٹی سے بھی معذرت خواہوں، اپنے لوگوں سے بھی معذرت خواہوں. اور آنے والے کو اس نے ویلکم کیا. اور آنے والا بھی دیکھیے، اس کی بھی گریس آپ دیکھیے، اس کا ظرف آپ دیکھیے. اس نے کہا جی انہوں نے بھی اچھا کام کیا تھا، ہم اس سے آگے اب لے کے چلیں گے معاملات کو، جو نہیں ہو سکے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اب وہ کام ہو سکیں. تو یہ ہے. اور ہم کس گند میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کس گٹر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی تک اس فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں اس ملک میں کرا سکتے. باقی تو اتنی گریس اور اعلیٰ ظرفی کی باتیں تو ہمارے لیے خواب خیال ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی چیزیں کبھی دیکھ سکیں گے، لیکن کم از کم اپنی زندگی میں ہم کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہی دیکھ سکیں. کم از کم ہم یہ دیکھ سکیں کہ جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے وہی لوگ آ کر اقتدار پر بیٹھیں، اور جو ہارنے والا ہے وہ بھی انتخابات کے نتائج کو مان لے، اور جیتنے والا بھی گریسفلی مان لے. لیکن اس ماحول میں تو یہ سب باتیں خواب خیال رکھتی ہیں. لیکن چلیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.